नमस्कार, आत्मनिर्भर भारत के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रीति। और विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर देता है प्राण न्यौछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर। जी हाँ, लाखों हजारों किलोमीटर दूर अगर कोई बैठा है, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है, कोई प्रवासी है, कोई विदेशी है, लेकिन अगर इस धरती से जुड़ा हुआ है तो उसका प्रेम किसी भी तरह से कम नहीं होता है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तत्पर और तैयार होता है। और यही आज की जो हमारी थीम है प्रवासी भारतीय दिवस की, वो उस पर हम आज अपनी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। और इसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सूरीनाम के राष्ट्रपति ने संबोधन दिया है, उससे एक तरह से एक बार फिर से ये बात सामने निकल कर आई है कि चाहे कितनी भी दूरी हो, लेकिन मन जरूर मिले हुए हैं। आज आत्मनिर्भर भारत के इस अंक में हम इस पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत में किस तरह से प्रवासी भारतीयों का योगदान रहेगा। Yes, दूरी जितनी भी हो, मन जुड़े हुए हैं. This is the theme which has been highlighted not just only in our movies, in Bollywood, in our literature, but also this has been put forth by the Prime Minister himself when he called the overseas Indians as harbingers of Atmanirbhar Bharat. How they can take forward the goodwill, the optimism of the country on the global page ahead. We'll talk about that in the show. Also, it is said that like the drops of ocean must go and be a vapor and rain into the world, the Indians rise out of India and share their gifts with the entire planet. And this is enough to sum up the enormous contributions the overseas Indians have made, not just to the respective nations they reside in, but also in terms of goodwill and optimism they earn for India. So much so that today the 16th Pravasi Bharatiya Divas Convention was inaugurated by Prime Minister with the theme contributing to Atmanirbhar Bharat, where he envisioned the overseas Indians as, I said earlier also, harbingers of Atmanirbhar Bharat. बिल्कुल। और अब ये किस तरह से खास रहा है प्रवासी भारतीय दिवस, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें अपना संबोधन दिया। क्या कुछ खास बातें रही इस संबोधन की? क्यों प्रीति, सबसे पहले उसकी बात कर लें। Yes, when we talk of the address by the Prime Minister, he talked about a number of issues. He talked of how Indians have not only made a stand for themselves on the world page, but also for the country as a whole, and how the perception towards the country all across the world has changed in the COVID pandemic times also, given the fight which we have put against the pandemic. बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाए हैं, जिसका दुनिया भर को इंतजार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के टीकाकरण कार्यक्रम पर दुनिया भर की निगाहें हैं। आइए सुनते हैं। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। और पीएम ने कहा कि नवीकरणीय और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत बेहतरीन काम कर रहा है और हर तरह की आशंकाओं को गलत साबित कर रहा है। हमने दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में डेवलपिंग वर्ल्ड का कोई देश भी लीड ले सकता है। आज भारत का दिया वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये मंत्र दुनिया को भी अपील कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से भारत में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुधार कर रहा है, जिससे कि निवेश के अवसर बढ़े हैं। बीते महीनों में भारत ने एजुकेशन से लेकर एंटरप्राइज तक सार्थक बदलाव के लिए
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। इसमें आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज का विस्तार हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी स्कीम ये बहुत पॉपुलर हुई है और बहुत कम समय में बहुत पॉपुलर हुई है। आप भी इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। साथियों, भारत सरकार हर समय हर पल आपके साथ आपके लिए खड़ी है। Yes, the Prime Minister further said that India is using technology to weed out corruption and has been at the forefront on the fight against terror as well. शांति का समय हो या संकट का, हम भारतीयों ने हर परिस्थिति का हमेशा डट करके मुकाबला किया है। इस वजह से इस महान भूमि को लेकर एक अलग व्यवहार हमने देखा है। जब भारत ने कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध मोर्चा खोला तो दुनिया के अनेक देशों में आजादी के संघर्ष के लिए ये प्रेरणा बन गया। जब भारत टेररिज्म के सामने खड़ा हुआ तो दुनिया को भी इस चुनौती से लड़ने का नया साहस मिला। Prime Minister further said that India is using technology to weed out corruption and has been at the forefront again on the fight against terrorism. शांति का समय हो या संकट का, हम भारतीयों ने हर परिस्थिति का हमेशा डट करके मुकाबला किया है। इस वजह से इस महान भूमि को लेकर एक अलग व्यवहार हमने देखा है। जब भारत ने कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध मोर्चा खोला तो दुनिया के अनेक देशों में आजादी के संघर्ष के लिए ये प्रेरणा बन गया। जब भारत टेररिज्म के सामने खड़ा हुआ तो दुनिया को भी इस चुनौती से लड़ने का नया साहस मिला। Chief guest for the event, President of Suriname, Chandrika Prasad Santokhi, extended greetings on the 16th Pravasi Bharatiya Divas and hailed the strong ties of India and Suriname. Pravasi Bharatiya Divas, it is also important to recognize and celebrate that the Suriname Hindustanis have managed to maintain their heritage, their culture and customs. As we say here, their paramparas, sanskriti and bhasha. We have a vibrant Hindu and Muslim community. Today, we still speak Bhojpuri, Suriname style, Suriname Hindustani, and we believe we have the best traditional Indian cuisine in the Caribbean. We still teach our youngsters traditional folk dances and folk music like the Baitak Gana. We celebrate Holi Phagua and we observe important holidays like Diwali, which is a national holiday in Suriname. All right, Diwali is a national holiday in Suriname. Exactly. He also stressed that Suriname is India's soft power and vice versa. He added that India and Suriname will continue to work on several ties and also bonds at many levels. I believe that our two countries can and should increase their businesses and commercial relationship to strengthen the bond. In this interconnected world we all live in, we value international relationships based on respect and mutual benefits. I wish to propose India and Suriname should introduce the free movement of people between our countries without requiring visas. Suriname is prepared to take a first step in doing so by ending visa permits for visitors from India to Suriname. I believe it would benefit tourism between our countries and would give an important impulse to business opportunities between our countries.
Also, on the occasion of Pravasi Bharatiya Divas, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar expressed his thoughts over the role of India in supplying medicines to other countries in the critical times of the pandemic. He also said that through the Vande Bharat mission, India brought back home lakhs of Indians as well as nationals from other countries as well. These unprecedented difficulties have only further strengthened our bonds with Pravasis. This was expressed in the Vande Bharat mission that brought more than 3.5 million of our people home. And not least, it was seen in the medicines that we sent to 150 nations, many with large Pravasi communities. We, in India, have responded through the policy of Atmanirbhar Bharat, building stronger capacities at home to make a larger contribution abroad. बिल्कुल। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रवासी भारतीय दिवस के पहले पूर्ण सत्र आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी की भूमिका को संबोधित किया और कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय देश की ताकत बने रहेंगे। Certainly, it is our ambition to build the capacities and strengths commensurate to one of the leading economies of the world. To do that, we recognize the need to think, plan, and act more strategically. What is underway may be a national endeavor, but it is one very much based on global partnerships. India, with greater capacities, can be an additional engine of growth for the global economy. It will also be a trusted partner and a reliable supplier in line with global norms and practices. और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासी भारतीय दिवस के पहले पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रवासी भारतीयों से वैश्विक पटल पर एक समृद्ध और सशक्त भारत बनाने का प्रण लेने का आह्वान किया। Let us commit ourselves this year to 4 Ds. Let us fulfill our duty to our motherland with determination and devotion and develop India into a leader, a participant in resilient global supply chains, into a dominant player in international trade. Let us all work collectively towards a more prosperous future for our children. Let us all work collectively to find India's rightful place in the Comity of Nations. तो बड़ी शानदार शुरुआत हुई है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की और ढेर सारे संकल्प लिए गए हैं, ढेर सारे आह्वान किए गए हैं और किस दिशा में बढ़ेगा ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है और वो भी प्रवासी भारतीयों के जरिए कि इस पर हम चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों का तारुफ करा देते हैं अपने दर्शकों से। हमारे साथ में अनिल कुमार त्रिगुनायत जो फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल वाधवा जी जो फॉर्मर सेक्रेटरी ईस्ट रहे हैं विदेश मंत्रालय में वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही साथ दीपक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कन्वीनर हैं एनआरआई वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत आप करेंगे। Yes, all right. My first question is to Mr. Trigunayat. Good afternoon, sir, and welcome to the show. When we talk of Prime Minister calling the NRIs, calling the overseas Indians as harbingers of Atmanirbhar Bharat, on the platform like Pravasi Bharatiya Divas conference, I would want you to elaborate for us how strong a platform is this convention to put forth this goodwill, put forth this optimism which the country is oozing out during these times of pandemic on the world page. Yes, this Pravasi Bharatiya Divas, that is on its 16th edition that we are celebrating today, it has grown into a much bigger platform than when it started in the beginning. Moreover, it is not that once you do these things every 2 years, you give the Pravasi Bharatiya awards to the people who are participating. It is actually reaching out to a much larger mass of people throughout the countries across wherever we have the diaspora, which is in a very large part of the world. In most of the places, the Indians have done extremely well. There was a problem. I mean, the Indians were always looking culturally towards India, but until such time that we institutionalized these mechanisms, there was no way exactly how to move it. I remember in the 1990s, when I was in New York, we tried to get all the Indians, and they were very much instrumental, if you remember, in making India into a knowledge economy, bringing India, becoming India's soft power.
and also most of the financial investment from the Wall Street firms that came, or the investment from major US companies that came into India, was, in my view, was because, not because we had started economic reforms per se, but also because in all those companies, in all those organizations, I personally witnessed the Indians were in, or persons of Indian origin were in very high positions, and they were very much respected. So their viewpoints, they projected India rather well. I mean, they became an integral part of our effort in that direction. So what is being done now, and subsequently we started recognizing them, that they have done such great work in building bridges, in developing trust for India, in attracting investments, being great scientists, or I mean, today, as you know, in the United States, Indians are the highest per capita earners. They are in politics. They are into business. They are consultants. They're across the spectrum. And these people are being wooed by everyone because they carry that kind of a power of intellect and the power of their financial muscle, apart from their Indian heritage. So I believe that this is an extremely important platform. Besides, you would see that there, as the foreign minister mentioned, there are about 5 or 6 other such initiatives that are being carried between these summits whenever these PBD meetings are held. So in between, there are 4 or 5 different kinds of events that are happening, and every year they think of something new. And that is, like, for example, this was something called Vaibhav. These the scientists from nearly 70 countries who participated, so that technology transfer into India could take place. So I believe that they are very important. They have the money. So far, they were essentially, majority of the Indians were keeping money in the Indian banks because you got better rate of interest. But today they are thinking of investing, and I think it has been going on for nearly 2 decades. जी बिल्कुल। तो इस पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से आपने बताया अनिल कुमार त्रिगुनायत जी। आगे इस बात को बढ़ाते हैं और अनिल वाधवा जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात हम करते हैं, अपने ऊपर यानी कि किस तरह से खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके, किस तरह से आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए विदेशों में बसे भारतीयों की सहायता लेना कैसे ये संभव होगा, और कैसे ये सपना जो है वो सच हो सकेगा, कैसे इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, क्या रोड मैप है? देखिए, भारतीय जो सिटीजन हैं 18 मिलियन जो बाहर रहते हैं, और अगर हम इंडियन डायस्पोरा को मिलाएं तो उसमें तो 30 मिलियन लोग भारत से जुड़े हुए हैं बाहर। इन दोनों के चलते जो इनकी शक्ति है, ये बहुत बड़ी एक शक्ति है। काफ़ी सालों से 2003 से भारत ने प्रवासी भारतीयों को रिकग्निशन दी है और ये कोशिश करी है कि ये और भी भारत के साथ जुड़ें। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, इन सालों में काफ़ी हमने इसमें तरक्की करी है। लेकिन अब समय आ गया है कि जो भारतीय विदेशों में हैं, उनको हम ऐसी सुविधाएं दें भारत में, ताकि वो भारत में आके निवेश कर सके। और जैसा कि पीयूष गोयल जी ने आज कहा कि अगर भारत को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं और अपने एक लीडर बनना है मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रवासी भारतीय हैं यहाँ आकर अपना निवेश करें और अपना धंधा स्टार्ट करें, और उसके बाद भारत के एक्सपोर्ट्स दुनिया में बढ़ सके। तो इसके लिए जो एबिलिटी है इंडिया में, उसको हमें बढ़ाना होगा। और प्रधानमंत्री ने आज अपने स्पीच में ये साफ कर दिया कि जो PLI स्कीम है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग में इंसेंटिव बढ़ा है, और इसकी जो एबिलिटी है आगे चलकर और बढ़ेगी। इसी तरह से सोलर एनर्जी में भारत ने लीड ली है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है, और फिर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंडिया में हुए हैं, एजुकेशन से देखें और फिर एंटरप्राइज लेवल पर देखें, तो उसके चलते जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए सहूलतें ज़्यादा बढ़ रही हैं और आगे चलकर ये और बढ़ेंगी। और जब तक ये सहूलतें नहीं हैं तो प्रवासी भारतीय बाहर ही से भारत के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन भारत में आकर काम करना बहुत ज़रूरी है। और अब ये स्थिति आ गई है कि भारत के पास अपनी क्षमता है, जो क्षमता बढ़ती जा रही है। और कोविड के चलते हमने देखा कि किस तरह से, जैसे कि प्रधानमंत्री ने बताया, जो PPE किट्स हैं और फार्मास्यूटिकल्स हैं, इसमें सब में
भारत ने अपनी क्षमता और ज़्यादा बढ़ाई है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो बात कर ही चुके हैं हम लोग कि स्पेस में और इकोसिस्टम में जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स है इंडिया में, उसमें भारत ने बहुत सारे इंसेंटिव दिए हैं। और पिछले साल जैसा कि हमने देखा कोविड के चलते भारत ने स्टार्टअप्स का जो में जो वृद्धि हुई है और जो यूनिकॉर्न्स बने हैं, ये चौंकाने वाली एक बात है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि भारत में जो इकोसिस्टम है वो पनप रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम पनप रहा है। और आगे चलकर अगर प्रवासी भारतीय इससे जुड़ जाएं तो ये हम भारत में एक बहुत बड़ी शक्ति स्थापित कर सकते हैं। All right, I would bring in Mr. Singh at this point in time. So, you've been associated with the NRI Welfare Society. I would want you to, acquaint us with how far have the overseas Indians come, because 20 million is what Mr. Wadhwa has put forth for us as the number of Indians in touch. Back home, and also Mr. Tigunaya just a while back talked of how the perception, the projection of the Indians on the global page has changed given the way they have contributed to the respective countries they are residing in. So I would want you to elaborate for us how has, or how crucial or how important has been the journey so far, and the change in perception, the change in projections. How would you sum it all? How far have we come, in fact? Good morning, friends. It's a really a great day. We are celebrating Pravasi Bharatiya Divas. See, you were talking about the perception. Earlier, the non-resident Indians were having the perception that they are non-required Indians. Earlier. But now the perceptions of non-resident Indians have changed to natural reserves of India. And for this, our government has taken very many measures, and Indian government knows the importance of the NRIs, and they have been telling people settled abroad that when Gandhiji came, he was an NRI, he brought freedom to India. When Ambedkar ji came, he wrote the constitution. So every NRI is the champion of their own right. And at this moment, India required them the most. We are having problems, they are endless. Whether you take it pollution, whether you take it safe drinking water, whether you take the problem of child labor, they are endless. So if the NRIs, those who have been working and those who have been called as brain, they have got the knowledge, wisdom factory of brain. So when they come with their implementations, they can reverse India and make it again सोने की चिड़िया। जी बिल्कुल। वो कहते थे कि इंडिया से सोने की चिड़िया उड़ गई। वो सोने की चिड़िया क्या थी? ये एनआरआईज जो थे ना, जो बाहर चले गए। और अब हम प्रवासी भारतीय दिवस इसीलिए बना रहे हैं कि वो सोने की चिड़िया जो बाहर थी वो वापस इंडिया में आना शुरू हो गई है। यस। सो सेलिब्रेटिंग दे आर कमिंग बैक, वी आर सेलिब्रेटिंग प्रवासी भारतीय दिवस। देन देयर वाज अ ब्रेन ड्रेन, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा था। तो नाउ the NRIs you talk about the perception. NRIs used to think that they can do or show the world what they are when they go abroad. The brain drain was going on, but now the Indian think what they can do in India is much more superior when doing it outside. So Modi ji के टर्न्यू में ब्रेन गेन हो रहा है, इतने एनआरआईज वापस आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्कूल्स लगा रहे हैं, कॉलेजेस लगा रहे हैं, हॉस्पिटल्स लगा रहे हैं, देयर इज एंडलेस। जी बिल्कुल। फिर सर हमारा ये कहना है इंडियंस
हमारे एनआरआईज को बाहर की कंट्री में लोग इतनी इज्जत देते हैं कि दे नो दैट दीज पीपल, द एनआरआईज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, दोज हु हैव आर इन्फ्यूज्ड with the teaching of Lord Krishna, Guru Gobind Singh, Guru Nanak, Gautam Buddha. तो जब कोई उनको प्रॉब्लम नजर आती है बाहर की कंट्रीज को, वो एनआरआई को ढूंढते हैं कि रिजॉल्व करे जी। और एक टाइम था इंडियंस को जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज बन रही होती थी, वो इंडियन का नाम हटा देते थे, कहते थे इंडियन है, इसको कुछ नहीं पता। बट अब रिवर्स हो गया है, वो कहते हैं whenever there is a chaos, there is a turmoil going on in any situation in any country, they look where an Indian is to resolve the issue. Yes. So this is the change in perception and this is the change in projection. बिल्कुल। और ये जिस तरह से आपने कहा, इसी बात को अनिल कुमार त्रिगुनाथ जी के साथ में आगे बढ़ाते हैं। अनिल जी, जिस तरह से कहा कि जब कोई समस्या होती है तो भारतीयों को ढूंढा जाता है कि वो इसका समाधान करे। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना चाहते हैं। जब हम कहते हैं कि हम एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाएंगे, हम यहाँ पर जो छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनको आगे एक बार दोबारा खड़ा करेंगे। जो हमारा उद्योग व्यापार कहीं ना कहीं जो इन दिनों पिछले पेंडेमिक के टाइम्स में बुरे दौर से गुजरा, उसको ठीक करेंगे। किस तरह से सहायता हम ले पाएंगे? हम ये बार बार कहते हैं कि हम जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे निवेश कराएंगे। सिर्फ निवेश तक सीमित रहकर क्या आगे बढ़ा जा सकता है? किस तरह से वो और दूसरे रूप में इस आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, ये जो है मल्टी स्पेक्ट्रम अप्रोच होती है जी। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ में आप निवेश भी लाते हैं, पार्टनरशिप लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं कि किस चीज को किस तरह से बेटर किया जा सकता है। और आज चूंकि हम लोग इस वक्त इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन है, तो उसमें इंडिया एक नेचुरल कैंडिडेट है। और अब जो आगे की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उसकी जो चीज़ें बड़ी, वो स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट इंडस्ट्री, स्मार्ट आर्मी, सब चीज़ जो है उस तरह होगी, जिसका मतलब कि टेक्नोलॉजी और ख़ासतौर से ग्रीन टेक्नोलॉजीज उसके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको लेकर के भी वो यहाँ आएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे कई बार कहते थे भाई इंस्पेक्टर राज है, या एक विंडो, सिंगल विंडो क्लियरेंस के पीछे कितनी विंडोज और हैं। तो वो सारे जो एक प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी काफ़ी हद तक कम हुई हैं। क्योंकि जैसे हमारा डूइंग बिजनेस इन इंडिया का इंडेक्स अच्छा बढ़ा है कई सालों में, लेकिन अभी हमें और भी आगे उसमें काम करना है, क्योंकि 50-60 कंट्री हमसे अभी भी आगे हैं। तो चाहे एनआरआई हो, वो भले ही आप देखिए, कोई भी आदमी अगर पैसा लाता है तो उसका एक इंटरेस्ट भले ही कल्चरल हो या उसका एक नेशनल इंटरेस्ट रहा हो, लेकिन उसका एक इंटरेस्ट ये भी होता है कि मैं जो भी बिजनेस करूंगा वो सक्सेसफुल होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट होना चाहिए मुझे। तो ये आजकल, ये तो नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो वही उनके साथ है, लेकिन वो उसके साथ में एक एडिशनलिटी लाते हैं, अपना अटैचमेंट भारत के साथ लाते हैं, कल्चर उसके, तो वो ज़्यादा डिपेंडेबल साबित हो सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने जैसे एक अभी जितने सारे हमारे गल्फ कंट्रीज से खास तौर से या दूसरे भी जितने 3.5 मिलियन इंडियंस को वंदे भारत मिशन से वापस लाया गया यहाँ पर, तो पहली बार हमने एक पोर्टल पे स्वदेश जिसको बोलते हैं, उसमें लोगों की स्किल्स को किया गया। बिकॉज अगर आप देखें तो बाहर एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई स्किलफुल लोगों का मिलना मुश्किल होता है भारत में, इसलिए जो फॉरेन की कंपनियां उनको भी एक प्रॉब्लम आती है कई बार ढूंढने में, सही इन्वेस्ट करने के अंदर इंडिया में। तो वो एक स्किल डेटाबेस बनाया गया जो कि इंडियन कंपनीज जो बाहर से जो आ रहे हैं उन सब के लिए या बाहर जाने के लिए वो यूज़ किया जाएगा। दूसरा, अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले एक और पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टार्ट किया जिसका नाम था रिश्ता, ताकि किस तरह से लोगों को जोड़ें। और जैसा मैंने पहले कहा, और उसमें लोग अपनी क्या प्रोजेक्ट चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। और आप देखें तो अगर जो हमने रूल्स बनाए हैं एनआरआईज के लिए या पीआईओज के लिए, वो वर्चुअली एक्सेप्ट पॉलिटिकल ऑफिस छोड़ करके मैं समझता हूँ कि बाकी हर चीज़ में वो समान है जो भारतीय नागरिकों के लिए है, तो उनको वो एक बेनिफिट है बड़ा। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया डेवलपमेंट फंड बना था ओवरसीज इंडियंस के लिए, जो पहले जिसको एक टाइम पे विदेश मंत्री उसको हेड करते थे, तो वो उसके जो फंड था पहले वो दूसरी चीज़ के लिए था, लेकिन अब उस फंड को स्वच्छ भारत अभियान के लिए, दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया गया। जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने बोला कि बहुत सारे हमारे नागरिकों ने बाहर से या जो पीआईओज हैं उन्होंने
पीएम केयर्स फंड के अंदर काफ़ी पैसा दिया। अब वो पैसा जो है वो कोविड के लिए या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। तो और एजुकेशन में, जैसा कि हमारे दूसरे कुलीग ने भी बोला कि भाई एजुकेशन में काफ़ी एनआरआईज आए हैं, तो जैसे वहाँ पे एक हाई क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनके साथ में यहाँ पे लिंकेजेस अच्छे हो जाएं। अब आप देखिए गल्फ छोटे छोटे कंट्रीज हैं, लेकिन वहाँ पे सारी टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, उनके कैंपसेस हैं। तो हमको इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है अगली स्टेज के लिए डेवलपमेंट के हमारे लिए। क्योंकि अगर हमें 21वीं सदी के लिए अगर हमें देखना है, तो आज 2021 में हमें 50 साल आगे की बात सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं समझता हूं कि ये लोग जो हाई टेक्नोलॉजी एरियाज में हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, अगर वो किसी तरह से यहाँ पर लिंकेजेस बनाते हैं, दुनिया तो आएगी ही हिंदुस्तान में, लेकिन उसके लिए हमें एक प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा अपना बाहर के लिए, और उसको वो सबसे ज़्यादा प्रदर्शित कर सकते हैं। All right, we'll take that forward, and this is what the Prime Minister also highlighted in his address when he said that India is using technology to weed out corruption, to bring that faith, to bring that confidence, among the overseas Indians to come back home and invest. We'll take that forward again, but at present we're heading for a short commercial break. Keep watching Atmanirbhar Bharat. Today on the show, we are discussing the 16th Pravasi Bharatiya Divas Convention. आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। All right, welcome back after the break. You're watching Atmanirbhar Bharat, and today we are discussing on how the Pravasi Indians, the overseas Indians, can contribute in achieving Atmanirbhar Bharat. Mr. Wadhwa, the Prime Minister specifically talked of how the Indian diaspora has worked during the pandemic. Also, the External Affairs Minister enumerated the measures, the efforts which were made by India through Vande Bharat mission, through giving out medicines and medical aid to the different countries in need, and how also we ensured that the residents of other countries reach their respective countries, nations safely. So, what is your evaluation of how it is always said that a calamity, a disaster, or unwanted circumstances either bring the best or the worst in an individual. So how do you evaluate, how have we performed, and how have we stood forth in these times of pandemic, when the pandemic brought the world to its knees? I think, as the Prime Minister mentioned himself, Yes. the ability of India has been proved in fighting this pandemic. I think the world over, people recognize the fact that India, with its large population, has been not only able to fight the pandemic quite well, but at the same time have also started its own manufacturing in very important areas like PPE kits and testing kits, etc. At the same time, it was able to ramp up its production facilities for pharmaceuticals. As the External Affairs Minister mentioned, 150 countries across the world have benefited from Indian pharmaceutical industry, and that has given it now the tag of the pharmacy of the world, which will stand it in very good stead. But what's more important is that not just the Vande Bharat mission, but at the same time, India has shown to the world that diplomacy must have a human face. And this has been a theme of Indian diplomacy during this period, basically targeting world organizations like the WHO, which came under a cloud for a while because of its role as far as China is concerned. But at the same time, India called for reforms, but also said that India will work for the good of the entire humanity. And it's continued on this theme as it enters the UN Security Council non-permanent membership for 2 more years, where it is going to work with other countries to improve the well-being of all countries in the world. And there, the Indian ability of science will definitely play a major role. The fact that India has brought about the structural changes that it has in its economy, which will help in manufacturing, but at the same time making sure that it connects with the world
in the digital area, in the digital space. And of course, India is already a known part in information technology, etc. But if you see, major industries like space and defense and technology and the startup systems, all of them have seen a major thrust in the past couple of years or so in particular. I think we are on the right track here. And if we can bring up the ability to be facilitative as far as the infrastructure is concerned, so that more and more companies from abroad, especially those with whom the overseas Indians are connected with, come to India and realize the dream that they have for seeing India become great. That will then give a lot of power to the Indian government and the Indian people, because a combined force of overseas Indians, along with the 1.3 billion people that India has, it's got a lot of ability. What is also very notable in all this is that, the Prime Minister, when he invoked Tiruvalluvar, he clearly said that a country which is people look up to is one which helps others but does not think ill of anybody. And this is what India has shown the world. In the coming year, I'm certain that with the 4 new COVID vaccines which are under development and 2 which have been approved, India will prove to be a major source of vaccines for countries around the world at affordable rates. And that will definitely give a big boost to the Indian pharmaceutical industry, but also to its reputation around the world. जी अनिल वाधवा जी, सवाल आपसे रहेगा, लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ में एक और खास मेहमान अशोक मोटवानी जी, जो कि एडिटर है डायस्पोरा टाइम्स के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत अशोक जी आपका। अनिल जी, आपसे जब चर्चा हो रही थी, अनिल वाधवा जी, दरअसल ये जानना समझना चाहेंगे आपसे कि पिछले 5-6 वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है भारत की विदेश नीति के इस परिप्रेक्ष्य में कि अब जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय प्रवासी हैं, वो उसके केंद्र में आ गए हैं। प्रधानमंत्री अब विदेश जाते हैं तो भारतीय प्रवासियों से मिलते हैं, सम्मेलन होते हैं, लोगों से मुलाकात होती है, और ये सम्मेलन भले ही पिछले 16 वर्षों से चल रहा है, लेकिन इसको एक और नई गति दी गई है। किस तरह से देखते हैं कि ये एक ओवरऑल जो विदेश नीति में परिवर्तन आया है, वो आज के समय में जब कहीं अगर कोई मुश्किल दौर है तो उसमें पे ऑफ करेगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2014 से लेकर अब तक, जब से प्रधानमंत्री मोदी पावर में आए हैं, तब से उन्होंने उनका ये एम्फेसिस रहा है कि विदेशों में जब वो बाहर जाते हैं तो भारतीय मूल के लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है। उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके क्या सुझाव हैं, और किस तरह से उनके सुझाव लेकर के भारत को आगे बढ़ाया जाए, और उनका निवेश और टेक्नोलॉजी लेकर किस तरह भारत की गवर्नमेंट उनके साथ काम कर सके, ये उनका उद्देश्य रहा है। तो आपने देखा कि जब भी एक बड़ी विजिट होती है, आजकल तो कोविड के चलते हमारी ऐसी बड़ी विजिट नहीं हुई है पिछले 1 साल से, लेकिन उससे पहले बड़े बड़े देशों में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सब जगह हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के लोगों से जुड़े और उनसे बातचीत करी और उनकी समस्याओं को समझा। तो जब तक हम इसको आगे नहीं ले जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और अपना इकोसिस्टम जो है भारत में, उसको हम तैयार नहीं करेंगे, ये जो अपेक्षाएं हैं भारतीय मूल के लोगों से, उनको अगर यहाँ निवेश करना है और भारत में काम करना है, तो उनके लिए हमें ऐसे कंडीशंस क्रिएट करना जरूरी है कि वो आने से कतराए नहीं और उनको गर्व महसूस हो कि वो भारत में आकर काम कर रहे हैं और भारत की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार आगे बढ़ रही है। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसकी मैंने पहले भी बात करी है, ये सभी उसी उद्देश्य से करे गए हैं। तो इसमें चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, या फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, इन सभी में भारतीय मूल के जो विदेशी हैं उनका योगदान बहुत 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 बड़ा योगदान।
All right, from here we'll bring in our next guest into the conversation, Mr. Ashok Motwani. He's editor, Diaspora Times. Welcome to the show, sir. When we are talking of the contribution of the overseas Indians and, you know, how far and to what extent will they help in achieving Atmanirbhar Bharat, I would want you to talk more about how important is this people-to-people contact, which Mr. Wadhwa just mentioned, and how far and to what extent will it further help in, you know, cementing this self-reliant image, this Atmanirbhar image of the country on the world page, because the Prime Minister says that he wants India to play a role in the global supply chain, which has never been witnessed earlier. This was what he said during his meeting with Niti Aayog officials as well recently. But you know, how far and to what extent does this people-to-people contact, softer diplomacy, how far does that help in further cementing the vision of the Prime Minister ahead? Namaste. I'm Ashok Motwani. First of all, I must thank you, and you people are aware that this Bharatiya Pravasi Divas program is being done by the government from last 2 decades. Yes. But I'm very happy to tell you that even before that, lots of NGOs, lots of social organizations have continued these efforts right way back from 1979 onward. It took some constructive shape in '84. Then a very big, event happened in New York in '89, and those events were noticed by various governments. And Connect is already there. Now only because of the social media, it is coming into limelight and it is coming into visibility. This is already existing, and now we have to give it a constructive shape. I think the correction which we can do is that we are too much digitized. We are too much into social media. Like making Pravasi Divas also into alternate year, I think it may be a very good idea the way we continued earlier, that it is every year and then there are mini PBDs, zonal wise and all that. That will really help, because we have to depend on the cultural connect. Cultural connect and digital connect, these are two different aspects. Maybe our seniors can relook into it, and I can assure you that the bond which is there, we've been working on it for almost 4 decades, and it is already there. But, everybody wants to get connected. I can give dozens of stories, rather success stories, which have happened in my tenure. And even before that, like we have, so many. I have seen those days when my first 2 Bharatiya Pravasi Divases were happening. I saw people who will get down from the plane on the tarmac, they will kiss Mother India and they will get emotional about it. Those connections cannot be erased. They are there, very much there. So of course, now because of social connectivity, I mean to say digital connectivity, more and more people want to get associated. And this will happen, this is already happening, we have nothing to worry. जी बिल्कुल This is my take. जी अनिल कुमार त्रिगुनाथ जी, आपसे समझना चाहेंगे कि यूं तो जो प्रवासी भारतीय हैं पूरी दुनिया भर से, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उस देश की मिट्टी की महक, उसकी जो एक जज्बा है, जो जोश है भारतीयों के प्रति, जो समर्पण है, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें वो ज़रूर बना रहता है। लेकिन जब अगर गिरमिटिया देशों की बात करें, चाहे वो त्रिनिदाद और टोबैगो की बात हो, फिजी की हो, सूरीनाम की हो, इनका योगदान किस तरह से उसको आंकते हैं? और आज के विशेष संदर्भ में जब हम सूरीनाम के राष्ट्रपति को यहाँ पर मुख्य वक्ता बनाते हैं इस कार्यक्रम में, और इतना जिसको कहते हैं कि निजी रिश्तों की महक से भरपूर है दोनों देशों के संबंध, या इस तरह के जो भी देश हैं उनके साथ संबंध, किस तरह से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में? देखिए, आज के जितने भी भारतीय हैं वो भारत से पूरी तरह, मन से पूरी तरह समर्पित, इसमें कोई शक नहीं है। आइडेंटिफाई करते हैं इंडिया की कल्चर से। अगर आप कहीं भी किसी विदेश में जाएं, किसी कंट्री में जहां भारतीय हैं, तो आप देखेंगे कि उनके कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके एसोसिएशंस, उनके टेम्पल्स, उनके गुरुद्वारास, मॉस्क, जो भी
उनके एक तरह से कल्चरल इवेंट्स के लिए है, उससे वो मिलते हैं एक दूसरे के साथ में और प्रोजेक्ट करते हैं। वो आप किसी भी मुल्क में चले जाएं जहाँ पर भी भारतीय लोग हैं, तो उनका जो कनेक्शन इंडिया के साथ है वो बहुत ज़्यादा लाइव है। लेकिन जैसा आपने सूरीनाम या फिजी या मॉरिशस इन सब कंट्रीज के बारे में कहा, जहाँ पे फर्स्ट जो पहली बारी के लोग थे जो ब्रिटिश टाइम या कॉलोनियल टाइम्स में ले गए थे, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन, उनका अटैचमेंट जो है भारत के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा है। मुझे याद है मैं PIO जब बनाया जा रहा था उस वक्त मैं मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व था उसके साथ, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि किस तरह कौन से डॉक्यूमेंट लिए जाएं ताकि ये लोगों को PIO कार्ड दिया जा सके। तो उसमें हम लोगों के मॉरिशस के पहले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को, ये समझता हूँ कि उनकी जो कनेक्टिविटी भारत के लिए है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी तक क्या है कि दो तरह के भारतीयों को आपको देखना पड़ेगा, एक तो जो कि वेस्ट में है, तीसरे जो आपने सबसे पहला नंबर बोला, और दूसरे जो है हमारे ब्लू कॉलर लेबर NRIs वगैरह हैं जो कि मिडिल ईस्ट में रहते हैं, और वही भारत को काफ़ी हद तक रिमिटेंसेस भी पहुंचाते हैं भारत में, जो हमारे लिए नियरली 10% हमारी टोटल फॉरेन एक्सचेंज का है इस वक्त भी 60 और बिलियंस। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी कनेक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन हमें जो स्कीम्स है हमारी, आप ऐसे नो इंडिया है या क्विज कंपटीशन है, हमने अभी कुछ दिनों पहले मैंने 4-5 PhD स्कॉलर्स के साथ में एक स्टडी किया था, और उस स्टडी में जो सबसे स्टार्क फीचर आया, सब लोग भारतीय एम्बेसीज के और सबके उससे काफ़ी 69-70% पीपल बहुत खुश थे, लेकिन ज़्यादातर वो सिर्फ वहाँ पासपोर्ट और उसे अपने सिलसिले में ही जाते थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो बात एक ऐसी आई और जो हमने विदेश मंत्रालय को भी बता दी, वो ये है कि 96% लोगों ने ये कहा कि उन्हें बहुत सी स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं है। तो ये जो है आजकल जो यूथ है, डिजिटल की मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा जो पहले स्पीकर थे, कि डिजिटल कनेक्टिविटी आज के लिए जो यूथ है उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बाकी लोग हैं वो भी सीख रहे हैं, तो डिजिटल कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी दोनों बहुत ज़्यादा है। इस बार का PVD इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, ये सिचुएशन ही ऐसी है सबके लिए, लेकिन आज भी कितने सारे लोग जुड़े हैं। दूसरी चीज़ मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि सूरीनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि वीज़ा एबॉलिश होना चाहिए, कार्ड, लेकिन अभी का प्रोविजन किया गया है, और ये बात सही है जहाँ पे ज्यादातर भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ पर वीजा फैसिलिटेशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म भी उतनी ही लाभ पहुंचाता है। जी, इसी से जुड़े, इसी बात को आगे बढ़ाएं अगर त्रिगुनाथ जी, बल्कि एक स्टेप आगे आपसे इस पे आपके कमेंट्स चाहेंगे। जिस तरह से आज सूरीनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि वीजा में छूट के लिए, ताकि दोनों देशों के बीच में जो आवागमन है, जो टूरिज्म है, वो आगे बढ़ सके। देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि अगर ये एक परेशानी है तो इसको, जैसे उन्होंने अपनी तरफ से आज डिक्लेयर कर दिया कि कोई इंडियंस के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, तो इंडिया के टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, और मैं आपको बताऊं कि ये एक उनके लिए भी एक बड़ा इकोनॉमिक डिसीजन हो गया एक तरह से, क्योंकि भारतीय जो हैं, मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा वहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको वीज़े की दिक्कत ना हो। तो ये बात हमें म्यूचुअल बेसिस पे भी करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये एक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो इसको भारतीय सरकार जरूर उसको लेगी और उसमें करेगी। दूसरी चीज ये है कि जहां तक OCI कार्ड जिसको मिल जाता है वो तो लाइफ लॉन्ग वीजा है, तो फैसिलिटेशन उसमें है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कि कोई प्रॉब्लम उनको है नहीं इस तरह के लोगों के लिए। तो ये जो चीजें अगर कोई इरिटेंट्स हैं, अभी जैसे हमारी स्टडी में ये भी पाया गया कि लोगों ने कहा कि भाई फाइनेंशियल मार्केट में उनको टैक्स प्रोविजन, NRO अकाउंट से रिमिटेंस, तो ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं अगर वो खत्म हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से लोगों को NRIs और PIOs को कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक PIOs का एक और डिमांड रही है वो हमेशा से डुअल सिटीजनशिप की, और वो हर बार इस बात को उठाते हैं, हर एक चाहे PVD हो या बायलैटरल डिस्कशंस हो, मिनी PVDs हों। तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर गवर्नमेंट अपने OCI देने के बाद एक पूरी उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी हैं जो एक भारतीय नागरिक को है, खाली पॉलिटिकल ऑफिसर्स को छोड़ के। All right, we're approaching towards the fag end of the program. Very quickly, we'll get in the closing comments of our guest. Mr. Wadhwa, on what note are we closing this edition of Atmanirbhar Bharat, and what is the journey ahead when we talk of the contribution of the overseas Indians in achieving Atmanirbharta? I think today's event was very inspiring, and I would say that the pronouncements of the Prime Minister, as well as the two ministers who spoke today, two more are going to speak in the other session.
plus the opening statement of the President of Suriname, all point to the fact that there is a great connect which already exists between overseas Indians and India. What is needed now is to build on this connect and to make sure that India creates the right situation and the infrastructure and the ecosystem for overseas Indians to actually work with India and work with the Indian government for the betterment of this country and also for their own betterment, because eventually this is where their heart lies. All right, and we also bring in the last closing comments of Mr. Singh. Sir, would you take that forward? It was a great... Very quickly and brief comments, sir. Yeah, it was great celebrating and connecting with all the Pravasi today and celebrating this special event. These kind of events are going to get NRIs closer to their motherland, which is the need of the hour. Because the problem is that children of Indian origin tend to forget their values, which people all over the world look forward to learn from India. So with this kind of Pravasi Bharatiya Divas and meetings and conventions, the NRIs are going to get closer to the motherland, yes, and in which India will be benefited a lot. बिल्कुल, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के सम्मेलन के दौरान कहा भी कि जो युवा प्रवासी भारतीय हैं उनको इस देश की मिट्टी से जोड़ने की ज़रूरत है, इसकी सभ्यता संस्कृति से, आचार विचार से, संस्कार से जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि वो भी भारतीयों के साथ में जुड़ सकें। और कम से कम जिस तरह के हम जो प्रोजेक्ट्स आगे चला रहे हैं, जिस तरह से हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, उसमें ज़रूर वो मदद कर सके। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार त्रिगुनायत जी आपका बहुत शुक्रिया, अनिल वाधवा जी शुक्रिया आपका, अशोक मोटवानी जी और दीपक सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। All right, so those were the guests, the panelists who were all optimistic and positive about how NRIs can take forward the dream of Atmanirbharta, the dream of Atmanirbhar Bharat. So on that note, we'll end this edition of the show here. Again, tomorrow we'll be back with a topic which will help in realizing and taking forward the dream of self-reliance and Atmanirbhar Bharat. बिल्कुल, कहते हैं कि स्वावलंबन की एक झलक पर है न्योछावर कुबेर का कोश। तो स्वावलंबन किस तरह से बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत की सीरीज में जारी रहेगा। नमस्कार।